वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो वी आर डिस्कसिंग, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 8 भूगोल का चैप्टर 2। इसका हमने पार्ट 2 कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या करने वाले थे। हमने मृदा का निम्नीकरण कर लिया था। निम्नीकरण किस तरीके से, कौन कौन से कारक देखे थे? वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, हमने इसके कारक देख लिए थे। ठीक है, और मृदा अपरदन और क्षीणता, इसके दो प्रमुख खतरे भी हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे मृदा को संरक्षित किस तरीके से करना। निम्नीकरण तो हमने देख लिया, और निम्नीकरण करने के बाद जो मैंने मृदा है उसके लिए आपको होमवर्क भी दिया था, वो आपने शायद कर लिया होगा। उन सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी है, पूछा जा सकता है। अभी हम इसके संरक्षण की विधियां देख लेते हैं, फिर होमवर्क की बाद में आखिर में बात करते हैं। तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। क्या है विधियां? पहला है मल्च बनना। पहला क्या है कि हमें मल्च बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? मल्च बनाना पड़ेगा, ताकि मृदा का निम्नीकरण ना हो। तो कैसे बनाएंगे मल्च हम? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। जैसे कि मान लो ये आपके यहाँ पे लाइन बनाई है, यहाँ पे आपके पौधे हैं, यहाँ पे जो है पौधे हैं। अब इनके यहाँ पे जो बीच में है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ढाल बना देंगे। इस तरीके जैव पदार्थों की यहाँ पे भी इस तरीके से जो है ढाल बना देंगे बीच बीच में, तो बीच में गैप छोड़ देंगे, ढाल बना देंगे बीच में। इस तरीके मल्चिंग करी जाती है। इससे क्या होता है? इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इससे मृदा के जो पोषक तत्व हैं उसमें सम्मिलित रहते हैं और वो वहां से अलग नहीं होते। ठीक है, चाहे विंड आए, हवा आए या कुछ भी आए, अलग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने जैव पदार्थ यहाँ पे कई सारे डाल दिए हैं इन पौधों के ऊपर। यहाँ पे भी ऐसे ही पौधे, और फिर यहाँ पे हमने वो जैव पदार्थ डाला, इधर भी जैव पदार्थ डाला, बीच में जगह छोड़ दी, फिर इधर भी इस तरीके से हम मल्चिंग करेंगे। और इससे क्या होगा? मृदा की आर्द्रता या उसके पोषक तत्व रुके रहेंगे। तो हम जैव पदार्थ से जैसे प्रवाल से इसको जो है ढक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्चिंग करना। चलिए अब आगे चलते हैं। मल्चिंग के बाद, मतलब मल्च बनाने के बाद हम क्या करेंगे? वेदिका फार्म बना देंगे। दूसरा हमारा उपाय क्या है कि हमें वेदिका फार्म बनाना है। क्या बनाना है? मृदा को बचाने के लिए वेदिका फार्म बनाना है। क्या है वेदिका फार्म? ये तीव्र ढालों पर बनाई जाती है। तीव्र ढाल आपने पहाड़ देखे? जो उत्तराखंड में पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है, इस तरीके के जो पहाड़ होते हैं ना, वहां पे, जो आसाम में भी पहाड़ है, तो इस तरीके के पहाड़ जो होंगे वहां पे क्या होगा? हमें तीव्र ढाल मिलेंगे। तो तीव्र ढालों पे ये बनाए सकते, ऊंचे ऊंचे ढाल होते, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। क्योंकि देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा तीव्र ढाल है, तो यहाँ पे एक सतह होगी, यहाँ पे एक सतह होगी, यहाँ पे एक सतह होगी। तो क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पे भी फसल उगाएंगे, यहाँ पे फसल उगाएंगे, यहाँ पे फसल उगाएंगे। इनके आसपास सपाट सतह जहां जहां पे है वहां वहां पे फसल उगा देंगे। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। इनसे क्या होगा कि जो ये छोटे छोटे हमारे पास जो जगह है, वहां पे अगर हमने फसलें उगा दी, तो जब ये यहाँ से रेन जाएगी तो इन फसलों की वजह से उनकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, और हमारे पास भूस्खलन भी नहीं होगा और हमारी मृदा अपरदन भी नहीं होगी। तो इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकते हैं। समझ गए आप सब? ये यहाँ पे देखिए, वेदिका फार्म बताता हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे जो भी ये सपाट जगह है वहां पे इन्होंने कई तरीके की जो है खेती करी है। उससे क्या होगा कि जब भी प्रवाह होगा तो ये ना तो मृदा अपरदन हो पाएगा और ना ही पृष्ठीय जो है उसका तीव्रता भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वेदिका फार्म हो गया। चलिए, वेदिका फार्म के बाद हमारा जो तीसरा उपाय है जो हमें करना है वो है समोच्च रेखीय जुताई। कि हमें कुछ रेखाएं बनाते हुए जुताई करनी है। चलिए बनाते हैं, रेखाएं करते हुए जुताई करते हैं। क्या है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे समोच्च रेखाओं में, तरीके से रेखाओं में यहाँ पे कोई जगह है, वहां पे कोई जगह है, मल्च बनाने की तरह यहाँ पे जो है समोच्च रेखाएं की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है
समोच्च रेखाएं की जाती है, और वो भी समानांतर। समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब जो हम यहाँ जुताई करेंगे किस तरीके से, समोच्च रेखा में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो सरफेस है ना, यहाँ पे जो है वहां पे इस तरीके से जुताई होती है, इस तरीके से ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से जो है जुताई होती है। और जब इस तरीके से समोच्च रेखाओं में होगी, समानांतर है सारी रेखाएं, यहाँ पे देखिए ये ऐसे आपको दिख रहा है, जबकि इसको यूं करके देखिए, ऊपर रेखा 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 रेखा, इस तरीके से जो है समानांतर रेखाएं होती है। और जब नीचे बहेगा जल तो ये सब क्या करेगी, अवरोध का काम करेगी, और हमारी जो मृदा है वो बच पाई जाएगी। तो ये होगी हमारी समोच्च रेखीय जुताई। अब हमारा क्या है, अब हमारा नेक्स्ट उपाय है मृदा को संरक्षित करने का, अपरदित न होने देने का और उसे बचाने का। क्या है वो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या उपाय है। तो हमारा है रक्षक मेघलाएं। हमारा अगला उपाय क्या है, रक्षक मेघलाएं बनाकर। ये किस तरीके से रक्षक मेघलाएं बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। जो भी हमारे तटीय क्षेत्र है, जैसे कि हमारे ईस्ट में कई सारे तटीय क्षेत्र, वेस्ट में भी, जैसे हमारा गोवा है, गोवा भी एक तटीय क्षेत्र में आता है, तो वहां पे क्या करेंगे, इस तरीके के जो है पेड़ लगा देंगे साइड में, पानी के बिल्कुल पास में जो है इस तरीके के पेड़ लगा देंगे, वो भी एक कतार में, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस तरीके के पेड़ लगा देंगे ताकि जब भी कुछ होगा, जब भी कुछ जल जो है यहाँ तक आएगा ये तटीय क्षेत्र का, तो क्या होगा कि मृदा, हमारी जो मृदा है वो बच पाएगी। तो इस तरीके से रक्षक मेला है, ये देखिए एक कतार में पेड़ लगा दिए तटीय रेखाओं में। आप सबने गोवा में भी देखे होंगे कतार में पेड़, तो इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, रक्षक मेघलाएं बनाकर हम कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्या है, अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाकर दी। अब हमने रक्षक मेघलाएं बना दी, समोच्च रेखीय जुताई कर ली, अब समोच्च रेखीय रोधिकाएं भी बना सकते हैं। जुताई करके भी हम कर सकते हैं, या फिर हम कुछ अवरोध बना दें। जुताई के लिए हमारे पास नहीं है चीजें, तो हम क्या करेंगे, अवरोध बना देंगे। कैसे अवरोध बनाएंगे, तो समोच्च रेखियों पर रोधिकाएं बनाने के लिए हम पत्थरों का सहारा लेंगे, पत्थरों को लगा देंगे वहां पर, घास बना देंगे। मृदा का उपयोग किया जाता है, इस तरीके की मृदा का उपयोग करके हम पत्थर घास लगा के इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है, और ये जो रोधिकाएं होती है ना, पत्थर हो गए, घास होगी, इनके सामने जो है जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। जैसे कि जैसे ही जल आएगा तो इन खाइयों में एकत्रित हो जाएगा, उससे हमारे पास जल संरक्षण भी होगा और रोधिकाएं होंगी, और जिससे जो जल की गति है वो भी कम हो जाएगी। पत्थर घास आदि चीजें हम वहां पे रोधिकाओं के रूप में या फिर अवरोध के रूप में रख देंगे, तो इन्हें हम समोच्च रेखीय रोधिकाएं कहेंगे। तो ये हमारा समोच्च रेखीय रोधिकाएं भी उपाय है जो हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमारी मृदा जो है उसको संरक्षित करने के उपाय जो है हो चुके हैं। हमारी मृदा को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है वो हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, चट्टान में बांध बनाकर भी कर सकते हैं। हमारा अगला उपाय है चट्टान में बांध बनाकर भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है। चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए हर चीज करी जा रही है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो जो मृदा क्षति है ना उसको ये रोकते हैं। ये क्या करते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं, जो भी उनका वेस्ट है वो ताकि वहां पे एकत्रित हो जाए और वो उसमें ना मिल पाए। तो उस तरीके की जो नालियां हैं वहां पे चट्टान बांध जो है वो रक्षा करते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े बांध जैसे चट्टाने बना देते हैं हम उनकी नालियों के आसपास, ताकि क्या है वो मृदा में ना मिल पाए और मृदा को जो है क्षति ना पहुंचे। ठीक है, तो ये हमारे चट्टान बांध हो गए, परिभाषा हो गई, नालियों की रक्षा करते हैं। ठीक, और जल के प्रवाह को कम करते हैं। अब क्योंकि वो जो पानी है, जब पानी आएगा तो वो सिर्फ उस चट्टान बांध के पास में आएगा, वो नालियों में ही जाएगा, वो मृदा में नहीं मिल पाएगा। तो बीज की फसल उगाना, और जो हमें मृदा में चाहिए सिर्फ उतना पानी हम यूज करें। तो बीज की फसल उगाना, तो हम सिर्फ बीज में फसल उगाएंगे, जैसे कि
यहाँ पे हमने घास है, यहाँ पे घास है, बीच में सिर्फ फसल उगा रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कोई हवा चलेगी तो घास की वजह से इसकी थोड़ी जो गति है वो कम हो जाएगी, यहाँ से चलेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी। तो वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। भिन्न भिन्न फसलें जो है एकांतर इस तरीके से कतारों में उगाई जाती है। यहाँ फसलें उगा रहे हैं, हमने पहले जो देखी थी श्रृंखलाएं उनमें हम पेड़ उगा रहे थे, मगर यहाँ पे हम फसलें उगा रहे हैं एक कतार में। इससे भी जो है वर्षा आएगी तो वर्षा से जो है हमारी मृदा न खिसक जाए, उसके लिए हम कई सारी और दूसरी चीजें बना देंगे। भाई वहां पे उनकी वजह से जो है ये जो जल है वो हमारी मृदा को लेके जा नहीं पाएगा, तो बीच में हम इस तरीके की फसलें उगा देंगे, और वो भी अलग अलग तरीके की, एक तरीके की नहीं, अलग अलग तरीके की, ताकि मृदा हमारी न उड़ पाए। तो ये हमारे कुछ तरीके हो गए मृदा अपरदन को बचाने के, मृदा अपरदन को कम करने के। ठीक, तो ये हमारे तरीके हो गए। तो हमने मृदा पढ़ लिया, हमने भूमि पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे जल। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम जल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं जल के बारे में। तो जल क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल हमें जो है वर्षा से मिलता है। जल हमें कहां से मिलता है? जल हमें वर्षा से मिलता है। ठीक है, वर्षा दीर्घ होगी तो जल भी दीर्घ मिलेगा, और अगर वर्षा कम होगी तो जल भी जो लघु मिलेगा। और ये प्राकृतिक संसाधन है तो हम इसको सिर्फ प्रकृति से ही प्राप्त कर सकते हैं। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। अब जल की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ जल की बात करेंगे और किसी चीज की नहीं। और जल का जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जल का जो 3/4 भाग है, ये भूपृष्ठ है हमारा भूपृष्ठ है, उसका 3/4 भाग जल से ढका है। 3/4 मतलब 25%। तो आप सब जानते हैं नीली पृथ्वी दिखती है, जल से ढका भाग कितना है? 75%। इस वजह से दिखते हैं कई सारे ओशन है। अटलांटिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है। तो ये कई तरह के महासागर होते हैं। अटलांटिक महासागर है, तो ये कई तरह के महासागर होते हैं, और वो महासागर जल्दी से ही ढके होते हैं। तो हमारे पास कई सारा जल है, 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त। इसीलिए हम जो हमारी पृथ्वी है उसको जल ग्रह भी कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है जल ग्रह है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे जल ज्यादा है, तो वो जल ग्रह है। अब आगे देखते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो हमारा जीवन था ना, वो इन महासागरों से ही हुआ था प्रारंभ। चलिए देख लेते हैं आगे। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। जब पहले जीवन महासागरों की वजह से ही था, तो आज भी जो महासागर है वो 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागर जो है 2/3 भाग को ढके हुए हैं। ठीक है, इतना जल है और उसमें से भी 2/3 भाग में क्या है? महासागर है सारे। अब आगे देखते हैं। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। ये जो महासागर है उनमें कई तरीके के पेड़ पौधे जो है अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। पानी के अंदर भी कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु उनको भी मदद करते हैं ये, उनके संरक्षण के लिए। तो महासागरों का जल लवणीय होता है। लवणीय मतलब उसमें जो है अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है, दोनों के दोनों तरीके के जो है चीजें होती है, तो वो लवणीय होता है। उसमें कई तरीके के लवण मतलब उसमें कई तरीके की जो है अम्ल क्षारी वाली चीजें होती है। तो महासागर का जल जो है लवणीय है, इसी वजह से हमें वहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जब लवणीय है, अम्ल भी है, क्षार भी है, तो मानव के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्षार होते तो हमारा कुछ और उपयोग होता, अम्ल होते तो कुछ और उपयोग होता, मगर ये तो दोनों है, लवणे हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल उपयोग नहीं है। अलवण जल केवल 2.7%, और अलवण जल मतलब जिसमें ना तो अम्ल है ना क्षार है, या फिर सिर्फ अम्ल या अम्ल क्षार है, तो ये जो है
वो सिर्फ 2.7% है। कितना? सिर्फ 2.7% अलवणीय फ्रेश वाटर जो है। अब जो 2.7% जल हमारा अलवणीय या फिर फ्रेश वाटर है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो आप सबने पर्वतीय क्षेत्र देखे होंगे, कई सारे, आर्कटिक में भी देखा होगा, अंटार्कटिक देखा होगा, तो इन सब में जो है बर्फ होती है। तो जो बर्फ की चादरें हैं ना, वो आधे से ज्यादा जो अलवणीय जल है वो रखती है, 70% जल रखती है। 2.7% तो है पूरे 100 का। अब इसमें से 70% तो सिर्फ ये बर्फ की चादरों में ढका हुआ है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, और ये 70% जो है वो बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। हमारे पास केवल 1% जो अलवण जल है वो उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि 70% तो बाहर ही हो गया, तो इसमें से 70% हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1%। क्यों? क्योंकि इसका 70% हटा देंगे तो ये 0.7 है। अब देखिए, अब 1% अलवण जल उपलब्ध है अब हमें, तो 70% तो हमारा चादरों में है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, और वही हमारा लिए सबसे सही है, क्योंकि ना तो उसमें अम्ल है ना उसमें क्षार है। अम्ल क्षार के मिक्सचर से ही तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो अलवण है तो हमारे लिए उपयोगी है। यह भौम जल, आगे देखते हैं आगे क्या है। यह भौम जल, भूमि का जल, नदियां, भौम जल मतलब भूमि के अंदर जो जल होता है ना उसकी बात होती है। नदियां होती है हमारी कई सारी, झीलें होती है कई सारी, में पृष्ठीय जल के रूप में, पृष्ठ में होता है जल, मतलब ऊपर होता है, सरफेस में। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। सरफेस में तो ऊपर पाया जाता है, और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, जैसे सूर्य की रोशनी गिरेगी तो जल जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा, और ऊपर ऊपर उड़ेगा तो ऊपर उड़ने के बाद उसको वहां पे जाना होगा, और फिर आप सब जानते हैं बाकी का आगे का प्रोसेस, वायुमंडल में जाना होगा। तो इस तरीके से हमें मिलता है। चलिए, हमने ये देख लिया, अब आगे देखते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ। ये हमने देख लिया कि अलवणीय जल जो है सिर्फ 1% हमारे लिए बचा हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो है ये अधिक मूल्यवान पदार्थ है। क्या? अलवणीय जल। ठीक, फ्रेश वाटर। तो पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पृथ्वी पर आज जल बढ़ा दें और कल घटा दें, ये तो नेचर है, ये प्रकृति है। अब प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है, हमारी तो सुनती नहीं है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, बिल्कुल स्थिर, बैलेंस में। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, कई तरीके की चीजें जो है जल में मिलती है, तो प्रचुर मात्रा में कई तरीके की चीजें हमें मिल जाती है। अब आगे देखते हैं। क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। क्योंकि ये जो है वाष्पीकरण से, मैंने बताया ना, ऊपर उठ जाते हैं फिर वापस नीचे आते हैं, वर्षण हो जाता है, वो नदियों के प्रवाह से, प्रक्रियाओं से जो है द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। मतलब कि ये जो है नीचे आएगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर बादलों से फिर नीचे आएगा, फिर भाप बन के ऊपर जाएगा, तो ये कम ज्यादा होता रहता है। इस तरीके चक्रण है वो चलता रहता है, महासागरों से आसमान में, वायुमंडल में जाना, फिर उसके बाद फिर नीचे आना, फिर वायुमंडल में जाना, नीचे आना, तो ये चक्रण चलता रहता है, निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। इस तरीके का जो चक्र हो गया उसे क्या कहेंगे? उसे हम जल चक्र कहेंगे, जल का चक्र, जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। आप सब जानते हैं हर चीज के उत्पादन के लिए जल चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जल से आई, जल से ही कृषि होगा, हमारा खाना पीना सब कुछ जल से ही उगेगा। उद्योगों में जल चाहिए, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है, जो मैंने भी आपको बताया।
जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या क्या है वो बताएंगे। तो जल स्रोतों के सूखने की वजह से अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है बढ़ती जनसंख्या। तो जल स्रोत सूख चुके हैं, अलवणीय जल जो है कम हो चुका है, उसका क्या कारण है? बढ़ती जनसंख्या। ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा जल कंज्यूम होगा, हमारे लिए कम बच जाएगा। भोजन, जल भोजन भी जो है ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा लोग कंज्यूम मतलब ग्रहण करेंगे। नकदी फसलों की बढ़ती मांग, नकदी फसलें ऐसी फसलें जो हमें पैसा दे, उनकी मांग बढ़ रही है। बढ़ता नगरीकरण, हर जगह नगर बन चुके हैं, बड़े बड़े इमारतें बन रही है डेली, उनको भी कई सारी आवश्यकता होगी वहां पे जो रहेंगे लोग। और बेहतर होता जीवन स्तर, और हमारा जीवन स्तर जो है वो भी बेहतर होता जा रहा है। तो जीवन स्तर बेहतर होगा तो उसके लिए हमारी मांगे बढ़ेगी। अभी जैसे कूलर है, कूलर से अगर कोई संतुष्ट है, जीवन स्तर अच्छा हो गया तो वो एसी चाहेगा, एसी से संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर अगर जीवन स्तर अच्छा हो गया तो वो टॉप क्वालिटी का एसी चाहेगा। तो वो डिपेंड करता है, जितना बेहतर जीवन उतनी बेहतर हमारी मांग, ठीक है, और उतनी ज्यादा हमारी मांग, ठीक है। तो ये आपको समझने में आया जल के बारे में, हमने जल के बारे में देख लिया। चलिए जल के बारे में हम पढ़ चुके, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल उपलब्धता की समस्या। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे जल उपलब्धता की समस्या। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई जल उपलब्धता की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, आप सब जानते हैं। अब हम समस्याएं पढ़ रहे हैं तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है नहीं है बहुत ज्यादा कमी है भाई। हमारे यहाँ कितनी कमी है? चेन्नई में तो सूखा पड़ चुका था एक टाइम पे, लंबी लंबी कतारें, आज भी लाइनें आपको याद होगी, न्यूज चैनल में आपने देखी होगी बच्चों में। तो अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया मीन्स वेस्ट एशिया, दक्षिणी एशिया साउथ एशिया, इंडिया वगैरह, इंडिया बांग्लादेश नेपाल वगैरह, श्रीलंका वगैरह, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया वगैरह के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका ब्राजील वगैरह, अर्जेंटीना, कोलंबिया वगैरह इसमें, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सबके सब अलवणीय कमी अलवणीय कमी जल जो है उसकी कमी का सामना कर रहे हैं। एवरीबडी इज सफरिंग, हर कोई सफर कर रहा है। सफर मतलब हर कोई परेशान है, हर किसी को जल चाहिए, वो भी कौन सा? अलवणीय, जो उन्हें मिल नहीं रहा, उनकी आपूर्ति की कमी हो रही है। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, और वे देश जो है ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां क्या होता है? जहां अक्सर सूखा पड़ जाता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण के विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। बिल्कुल, वर्षा कम होगी तो कम जल, ज्यादा होगी तो ज्यादा जल, तथा अति उपयोग, ज्यादा उपयोग करेंगे तो जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हुआ है। आप सब जानते हैं जल कितना प्रदूषित हो रहा है, हर जगह जल प्रदूषण हो रहा है। हमारा वेस्ट हो गया, हमारे नाले हो गए, जितनी भी नालियां हैं हमारी, वो सबके सब कितने ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। और उन सबका कारण क्या है? हमें जल चाहिए, जल का हम कारखानों में इस्तेमाल करते हैं, कारखानों में इस्तेमाल करते हैं तो उनके जितने भी रासायनिक पदार्थ है वो उसमें मिल जाते हैं, और एक बार रासायनिक पदार्थ मिल गए तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल, और हटाते नहीं है कई टाइम तक। तो इस वजह से कई तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ये प्रदूषण कर देते हैं जल में। कई तरीके की नदियां, तालाबों में प्रदूषण कर देते हैं। ये देखिए प्रदूषण में, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। ये क्या है? ये यमुना वहित मल है, क्योंकि ये यमुना की स्थिति है। आप देखिए ये क्या है? ये यमुना की स्थिति है, ये यमुना की स्थिति है। आज के समय इस यमुना का पानी कोई पी सकता है? आप सब देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी है, कोई पानी पी ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कारखानों से रासायनिक पदार्थ कई सारे मिले हैं यहाँ पे, और एनिमल्स जो हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, उन्होंने कई सारा जो अपना वेस्ट है, मल है, वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी जो मछली वगैरह हैं,
जो पानी में रहते हैं वो सब तो मर गए होंगे, और आप सब जानते हैं कई सारे लोग, कई सारे जो हमारे मछलियां हैं वो यहाँ पे मर जाती है। इन सब का कारण प्रदूषण ही है। क्या है? प्रदूषण। इन सब का कारण क्या है? प्रदूषण। तो इस वजह से जल का अभाव है। अब हमने जल का अभाव ये सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमने जल का उपयोग देख लिया, जल की उपलब्धता ये सब देख लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि कितना प्रदूषण से क्या क्या मुसीबतें आ रही है। ये यमुना है हमारी, कह सकता है कोई यमुना है नहीं। तो जल संसाधनों का संरक्षण हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।